क्या कभी ये सोचा है कि अलग-अलग देशों में सरकारी दफ्तर इतने अलग तरीके से क्यों काम करते हैं? क्यों कुछ देशों में एक छोटा सा काम महाभारत बन जाता है और कहीं पर सब कुछ मक्खन की तरह स्मूथली चलता है? क्या ये सिर्फ लोगों का या कल्चर का फर्क है या इसके पीछे कोई गहरा छिपा हुआ ढांचा काम कर रहा है? आज हम इसी पहेली की तह तक जाने वाले हैं और इस सफर में हमारे गाइड होंगे फ्रेड डब्ल्यू रिग्स, जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम हैं। हमारे एक लिसनर ने हमें उनके काम से जुड़े कुछ बेहतरीन सोर्सेज भेजे हैं और आज हम इन्हीं में गोता लगाकर ये समझेंगे कि किसी देश का माहौल, उसका समाज, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को कैसे आकार देता है। बिल्कुल। हमारा मिशन रिग्स के सबसे मशहूर आइडिया को समझना है, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड समाज का मॉडल। सुनने में ये शब्द भले ही भारी भरकम लगें, लेकिन ये विकासशील देशों की एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियों को समझने के लिए एक जबरदस्त फ्रेमवर्क देते हैं। और हम देखेंगे कि दशकों पहले दिए गए ये विचार आज भी कितने रेलेवेंट हैं। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। सबसे पहले ये फ्रेड डब्ल्यू रिग्स कौन थे और उनका नजरिया इतना रेवोल्यूशनरी क्यों माना जाता था? उस समय प्रशासन के बारे में सोचने का आम तरीका क्या था और रिग्स ने उसे कैसे बदला? ये बहुत अच्छा सवाल है। रिग्स के आने से पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई ज्यादातर बस ये बताती थी कि एक आदर्श प्रशासन कैसा होना चाहिए। सब कुछ थ्योरी में था। रिग्स ने 3 बड़े बदलावों पर जोर दिया। पहला था नॉर्मेटिव से एम्पिरिकल अप्रोच की तरफ शिफ्ट। इसे आसान भाषा में समझाएंगे। नॉर्मेटिव से एम्पिरिकल। बिल्कुल। नॉर्मेटिव का मतलब है कैसा होना चाहिए, यानी एसी कमरों में बैठकर नियम और सिद्धांत बनाना। रिग्स ने कहा यह काफी नहीं है, हमें एम्पिरिकल होना होगा, यानी फील्ड में जाकर देखना होगा कि प्रशासन असल में कैसा है। सबूतों के आधार पर बात करनी होगी, सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं। समझ गई, मतलब थ्योरी से हटकर हकीकत पर फोकस। और दूसरा बदलाव? दूसरा बदलाव था किसी एक देश की केस स्टडी से आगे बढ़कर तुलनात्मक विश्लेषण करना। पहले के एक्सपर्ट्स या तो सिर्फ अमेरिकी सिस्टम को स्टडी करते थे या फिर किसी एक देश की एजेंसी को। रिग्स ने कहा नहीं, हमें अलग अलग देशों की प्रशासनिक प्रणालियों को एक साथ रखकर देखना चाहिए, उन्हें कंपेयर करना चाहिए, ताकि हम कॉमन पैटर्न्स और अंतर समझ सकें। ताकि हम ये जान सकें कि जो समस्या भारत में है, क्या वैसी ही समस्या थाईलैंड या नाइजीरिया में भी है। एग्जैक्टली। और तीसरा बदलाव, जो उनका सबसे बड़ा योगदान था, वो था इकोलॉजिकल अप्रोच, यानी पारिस्थितिक दृष्टिकोण को अपनाना। ये दिलचस्प है। पारिस्थितिक या इकोलॉजिकल शब्द सुनते ही दिमाग में जंगल, जानवर और पर्यावरण आता है। इसका प्रशासन से क्या लेना देना है? आपने सही नस पकड़ी है। ये शब्द बायोलॉजी से ही लिया गया है। जैसे कोई भी जीव या पौधा अपने पर्यावरण से अलग नहीं रह सकता, उसे हवा, पानी, मिट्टी सब चाहिए। वैसे ही कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था अपने समाज से कटकर काम नहीं कर सकती। प्रशासन एक बंद कमरे का सिस्टम नहीं है, बल्कि एक बगीचे की तरह है, जो मौसम, मिट्टी और दूसरे पौधों से लगातार प्रभावित होता है। वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी है। तो रिग्स के हिसाब से प्रशासन के लिए ये मिट्टी और मौसम क्या थे? रिग्स ने 5 मुख्य पर्यावरणीय कारक बताए: आर्थिक, सामाजिक, संचार, सांकेतिक और राजनीतिक। उन्होंने कहा कि प्रशासन इन सब से सिर्फ प्रभावित नहीं होता, बल्कि उन्हें प्रभावित भी करता है। ये एक 2 वे स्ट्रीट है, और यही नजरिया उस समय के लिए रेवोल्यूशनरी था। तो इस इकोलॉजिकल अप्रोच को समझाने के लिए उन्होंने कुछ मॉडल्स बनाए होंगे। मैंने सुना है उनका पहला प्रयास एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल था। ये क्या था? हाँ, ये उनका पहला अटेम्प्ट था दुनिया के समाजों को वर्गीकृत करने का। उन्होंने 2 एक्सट्रीम छोर बनाए। एक तरफ था एग्रेरिया, जो एक कृषि प्रधान पारंपरिक समाज को दिखाता है, जैसे पुराना शाही चीन। यहाँ आपकी पहचान और कीमत आपके जन्म या परिवार से तय होती है। अस्क्रिप्टिव वैल्यूज, है ना? हाँ, और नियम सबके लिए एक जैसे नहीं होते, प्रभावशाली लोगों के लिए अलग होते हैं, मतलब पर्टिकुलरिस्टिक। और सबसे जरूरी, एक ही स्ट्रक्चर कई काम करता है। जैसे गांव का मुखिया या कबीले का सरदार, जो राजा भी है, जज भी है और शायद पुजारी भी। मतलब पावर कॉन्सेंट्रेटेड है और सब कुछ रिश्तों पर चल रहा है। बिल्कुल सही। और दूसरे छोर पर था इंडस्ट्रिया, जो एक आधुनिक औद्योगिक समाज का प्रतीक था, जिसका उदाहरण वो अमेरिका को मानते थे। यहाँ आपकी कीमत आपकी उपलब्धियों और काबिलियत से तय होती है। अचीवमेंट वैल्यूज। सही। कानून सबके लिए बराबर होता है, यूनिवर्सलिस्टिक,
और हर काम के लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है जिसे फंक्शनल स्पेसिफिसिटी कहते हैं। मतलब न्यायपालिका सिर्फ न्याय करेगी और संसद सिर्फ कानून बनाएगी। बिल्कुल। लेकिन ये तो दुनिया को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखने जैसा है। ज्यादातर देश तो इस ग्रे एरिया में होंगे, है ना? जैसे भारत, ना तो वो पूरी तरह से पारंपरिक एग्रेरिया है और ना ही अमेरिका जैसा इंडस्ट्रिया। हम तो कहीं बीच में हैं। आपने एकदम सही आलोचना पकड़ी है। यही इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी। ये विकासशील समाजों की हकीकत को नहीं समझ पा रहा था, जो इन दोनों के बीच के संक्रमण के दौर से गुजर रहे थे। ये मॉडल ये भी मानकर चलता था कि हर समाज एक सीधी रेखा में एग्रेरिया से इंडस्ट्रिया की तरफ ही जाएगा, जो जरूरी नहीं है। तो इस कमी को दूर करने के लिए रिग्स ने जरूर कुछ नया पेश किया होगा। हाँ, और यहीं से उनका सबसे प्रसिद्ध और पावरफुल आइडिया सामने आता है, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। उन्होंने एक प्रिज्म का शानदार उदाहरण लिया। सोचिए, एक सफेद रोशनी की किरण जो एकजुट यानी फ्यूज्ड है, जब एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 अलग-अलग रंगों में बिखर जाती है, डिफ्रैक्टेड हो जाती है। बिल्कुल। वाह! तो इस एनालॉजी में सफेद रोशनी क्या है? सफेद रोशनी है फ्यूज्ड सोसाइटी यानी फ्यूज्ड समाज। ये अग्रेरिया जैसा है, जहां सारी शक्तियां और काम एक ही जगह मिले हुए हैं, कोई बंटवारा नहीं है। और जो 7 अलग-अलग रंग हैं, वो है डिफ्रैक्टेड सोसाइटी यानी डिफ्रैक्टेड समाज। ये इंडस्ट्रिया जैसा है, जहां हर काम के लिए एक अलग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। समाज की किरणें पूरी तरह बिखर चुकी हैं और सब कुछ साफ साफ अलग है। तो फिर प्रिज्म क्या है? यानी प्रिज्मीय समाज। ये वो संक्रमणकालीन समाज है जहां रोशनी ना तो पूरी तरह एकजुट है और ना ही पूरी तरह बिखरी हुई है, वो भी प्रिज्म के अंदर है। ये विकासशील देशों का मॉडल है, जहां पारंपरिक और आधुनिक दोनों व्यवस्थाएं एक साथ एक दूसरे से गुत्थम-गुत्था मौजूद होती हैं। इसका मतलब ज्यादातर विकासशील देश भारत समेत इसी प्रिज्मीय कैटेगरी में आएंगे। तो असल में ये समाज दिखता कैसा है? इसकी पहचान क्या है? रिग्स ने इसकी 3 मुख्य विशेषताएं बताई जो आज भी हमें अपने चारों तरफ दिखती हैं। पहली है विषमता या हेट्रोजेनिटी। विषमता मतलब विविधता। विविधता से भी ज्यादा। इसका मतलब है एक ही समय और एक ही जगह पर बिल्कुल अलग-अलग, यहां तक कि विरोधाभासी व्यवस्थाओं, विचारों और जीवन शैलियों का एक साथ मौजूद होना। जैसे हमारे सोर्सेज में भारत का ही उदाहरण है। एक तरफ गुड़गांव और मुंबई के शीशे वाले कॉर्पोरेट टावर हैं, जहां दुनिया की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। और दूसरी तरफ ऐसे गांव हैं जहां आज भी 18वीं सदी जैसी जिंदगी है। बिल्कुल। एक ही शहर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी हैं और सड़क किनारे नीम हकीम भी इलाज कर रहे हैं। ये एक देश में कई दुनिया वाली बात है। ये तो बिल्कुल सच है। और दूसरी विशेषता? दूसरी है औपचारिकता, मतलब फॉर्मलिज्म। इसका मतलब है कि जो कानून और नियम कागज पर लिखे हैं और जो असल में जमीन पर होता है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई, और ये खाई जितनी गहरी होगी, समाज उतना ही ज्यादा फॉर्मल माना जाएगा। अरे ये तो हर जगह दिखता है। कागज पर तो हमारे देश में सब परफेक्ट है, नियम कानून दुनिया में सबसे अच्छे हैं, लेकिन असलियत में गैप बहुत बड़ा है। बिल्कुल। जैसे सोर्स का उदाहरण ले। संविधान कहता है कि विधायक मिलकर मुख्यमंत्री चुनेंगे। ये कागजी नियम है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पार्टी की हाई कमान दिल्ली में बैठकर तय करती है। ये फॉर्मलिज्म का क्लासिक उदाहरण है। नियम कुछ और कहता है, होता कुछ और है। और तीसरी विशेषता वो है अतिव्यापन या ओवरलैपिंग। जब प्रशासन के फैसले प्रशासनिक नियमों के आधार पर नहीं बल्कि गैर प्रशासनिक वजहों से लिए जाते हैं, जैसे कि परिवार, जाति, धर्म या दोस्ती। मतलब ऑफिस तो मॉडर्न बना दिए, कंप्यूटर भी लगा दिए, लेकिन अंदर बैठा अधिकारी फैसला अपनी जाति के व्यक्ति के पक्ष में कर रहा है। यहाँ आधुनिक ढांचा और पारंपरिक मूल्य एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेजीनेस या भ्रष्टाचार है, या इसके पीछे और भी गहरे सामाजिक कारण हैं, जैसा रिग्स में शायद बताया हो? बहुत बढ़िया सवाल। रिग्स कहते हैं कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, ये उस समाज का चरित्र है। और इसी को समझाने के लिए उन्होंने साला मॉडल की अवधारणा दी। साला मॉडल? ये नाम तो बड़ा अजीब है। हाँ, साला एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब कोई भी बड़ा कमरा या सरकारी दफ्तर हो सकता है। रिग्स ने यह शब्द जानबूझकर चुना ताकि ये पश्चिमी ब्यूरो से अलग लगे। ये साला एक ऐसी जगह है जहां आधुनिक नियम और पारंपरिक संबंध आपस में टकराते हैं। यहाँ भाई भतीजावाद मतलब नेपोटिज्म आम बात है, जहां काबिलियत से ज्यादा रिश्तेदारी को तवज्जो दी जाती है। और सोर्सेज में बहुसमुदायवाद यानी पॉलीकम्युनलिज्म का भी जिक्र है। हाँ, और ये प्रिज्मीय समाज की राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है।
इसका मतलब यह है कि समाज में कई समुदाय हैं, जाति, धर्म, कबीले, और लोग देश या सरकार से ज्यादा अपने समुदाय के प्रति वफादार हैं। उनकी पहचान राष्ट्रीय नहीं, सामुदायिक होती है। और इसी से वो क्लेक्स बनते होंगे जिनका जिक्र है। ये क्या भला है? क्लट्स रिंग्स का बनाया हुआ एक शब्द है जो क्लब और पंथ को मिलाकर बना है। ये ऐसे समूह हैं जो दिखते तो आधुनिक क्लब या एसोसिएशन जैसे हैं, लेकिन अंदर से वो अपने ही समुदाय या जाति के संकीर्ण हितों के लिए काम करते हैं। वो आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल पारंपरिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। ये तो आज की राजनीति में साफ साफ दिखता है। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है असंतुलित राजनीति, अनबैलेंस्ड पॉलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहां नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी राजनीतिक संस्थाओं से ज्यादा मजबूत, विकसित और ताकतवर होती है। जैसे संसद या राजनीतिक दल? हाँ, ऐसा अक्सर उन देशों में होता है जो हमारी तरह औपनिवेशिक विरासत से गुजरे हैं। अंग्रेजों ने अपने राज को चलाने के लिए एक बहुत मजबूत स्टील फ्रेम यानी नौकरशाही तो बना दी, लेकिन राजनीतिक संस्थाओं को पनपने नहीं दिया। आजादी के बाद भी वो ढांचा बना रहा। नतीजा ये होता है कि कहने को तो शक्ति नेताओं के पास है, लेकिन असल लगाम नौकरशाहों के हाथ में रहती है। इस पूरे घालमेल का, इस प्रिज्मीय सिस्टम का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? सोर्स में एक बहुत ही आकर्षक नाम है, बाजार कैंटीन मॉडल। ये रिग्स के सबसे ब्रिलियंट इंसाइट्स में से एक है। वो कहते हैं कि प्रिज्मीय समाज की अर्थव्यवस्था न तो पूरी तरीके से मुफ्त बाजार के नियमों पर चलती है और न ही पारंपरिक संबंधों पर। ये दोनों का एक अजीब मिश्रण है। वाह, ये बाजार कैंटीन मॉडल तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव से जुड़ा हुआ लगता है। मतलब एक ही दुकान पर दो अलग अलग लोगों को एक ही चीज के लिए अलग अलग दाम चुकाने पड़ सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका रुतबा या जान पहचान अलग है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी को रिग्स कीमत की अनिश्चितता या प्राइस इंडिटर्मिनेंसी कहते हैं। किसी चीज की कीमत उसकी असल लागत से नहीं, बल्कि खरीदने और बेचने वाले के रिश्ते से तय होती है। अगर आप ताकतवर हैं, सिस्टम का हिस्सा हैं, तो आपके लिए अर्थव्यवस्था एक सब्सिडी वाली कैंटीन की तरह है, जहां सब कुछ सस्ता मिलता है। और अगर आप एक आम कमजोर इंसान हैं, तो आपके लिए वही अर्थव्यवस्था एक महंगा बाजार है। इससे कालाबाजारी, जमाखोरी और संस्थागत भ्रष्टाचार को जबरदस्त बढ़ावा मिलता है। तो अगर कोई समाज इस प्रिज्मीय जाल में फंसा है, तो वो बदलता कैसे है? विकास की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है? रिग्स ने बदलाव के दो स्रोत बताए, आंतरिक यानी एंडोजीनस जो समाज के अंदर से पैदा होता है, और बाहरी यानी एक्सोजीनस जो बाहर से आता है, जैसे टेक्नोलॉजी, विदेशी मदद, ये ग्लोबलाइजेशन का दबाव। और यहाँ वो एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। उनका मानना था कि जब बदलाव का दबाव बाहर से बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से आता है, तो समाज में औपचारिकता और विषमता और भी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? बाहरी दबाव से तो सुधार होना चाहिए। क्योंकि समाज बाहरी सुधारों को अपनाने का दिखावा तो करने लगता है, नए कानून बना लेता है, नए विभाग खोल देता है, लेकिन अंदर से वो इसके लिए तैयार नहीं होता। उसकी सामाजिक मानसिकता वही पारंपरिक रहती है। अच्छा, इससे कागज और हकीकत का अंतर और बढ़ जाता है और विकास की प्रक्रिया बहुत तनावपूर्ण और दिखावटी हो जाती है। तो आखिर में रिग्स के हिसाब से असली विकास यानी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा डिफ्रैक्टेड बनना है? शुरुआत में उनकी परिभाषा कुछ ऐसी थी। उन्होंने कहा कि विकास का मतलब है ज्यादा विभेदीकरण, मतलब डिफरेंशिएशन, यानी समाज में हर काम के लिए स्पेशलाइज्ड भूमिकाएं और संस्थाएं बनना। लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसमें एक और बहुत जरूरी आयाम जोड़ा, एकीकरण, इंटीग्रेशन। तो बस नए नए विभाग बना देना ही विकास नहीं है? नहीं, एकीकरण का मतलब है कि उन सभी अलग अलग स्पेशलाइज्ड विभागों और संस्थाओं के बीच तालमेल और समन्वय स्थापित करना, ताकि वो सब मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम कर सकें। एक प्रिज्मीय समाज में समस्या यही होती है, वहाँ डिफरेंशिएशन तो बहुत तेजी से होता है, नए नए मंत्रालय, कमीशन, एजेंसियां बन जाती हैं, लेकिन उनके बीच इंटीग्रेशन यानी तालमेल लगभग शून्य होता है। हर कोई अपनी अपनी ढपली बजा रहा होता है। बिल्कुल। एक विकसित यानी डिफ्रैक्टेड समाज में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही बहुत उच्च स्तर पर होते हैं। ये एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है, लेकिन जाहिर है कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती। लोगों ने रिग्स को चैलेंज भी तो किया होगा। उनकी मुख्य आलोचनाएं क्या थीं? हाँ, और काफी तीखी आलोचनाएं हुई। सबसे पहली और सबसे आम शिकायत उनकी भाषा को लेकर थी। उन्होंने इतने नए और मुश्किल शब्द कर दिए, साला, क्लेक्स्ट, पॉलीनॉर्मेटिविज्म, कि उनके काम को समझना ही एक मिशन बन जाता था। एक आलोचक ने तो मजाक में कहा था
कि रिक्स को समझने के लिए उन्हें 3 बार पढ़ना पड़ता है। अच्छा। हाँ, पहली बार सिर्फ भाषा को डिकोड करने के लिए, दूसरी बार कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए और तीसरी बार ये पता लगाने के लिए कि इसमें वाकई कुछ काम का है भी या नहीं। ये तो काफी तीखी टिप्पणी है। और कोई गंभीर आलोचना? दूसरी बड़ी आलोचना उनकी व्यावहारिक उपयोगिता को लेकर थी। आलोचकों ने कहा कि आपके मॉडल किसी समाज की हालत का पोस्टमार्टम करने के लिए तो ठीक हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इस हालत को सुधारा कैसे जाए। वो संतुलन, इक्विलिब्रियम पर इतना जोर देते हैं कि बदलाव की प्रक्रिया को समझने में मदद नहीं करते। और पश्चिमी पूर्वाग्रह का आरोप भी था, जैसा कि अक्सर होता है। हाँ, ये एक गंभीर आरोप था। उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने अमेरिका जैसे पश्चिमी समाज को एक आदर्श मान लिया और उसी चश्मे से विकासशील देशों को देखा। नतीजा ये हुआ कि उन्हें इन समाजों में सिर्फ नकारात्मक चीजें ही दिखी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, औपचारिकता। उन्होंने इन समाजों की अपनी ताकत और सकारात्मक पहलुओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तो इन सब आलोचनाओं के बावजूद आज हम रिग्स के काम को क्यों याद कर रहे हैं? व्हाट्स द फाइनल टेक अवे? उनका स्थायी प्रभाव क्या है? देखिए, आलोचनाओं के बावजूद रिग्स का सबसे बड़ा और स्थायी योगदान पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को लोक प्रशासन की दुनिया में स्थापित करना था। उन्होंने हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। आप प्रशासन को उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से काटकर नहीं समझ सकते। आप अमेरिका के किसी प्रशासनिक मॉडल को कॉपी पेस्ट करके भारत में लागू नहीं कर सकते और ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो वैसे ही काम करेगा। बिल्कुल। उनके मॉडल भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन वो आज भी विकासशील देशों की जटिल, उलझी हुई और विरोधाभासी प्रशासनिक हकीकत को समझने के लिए हमें एक भाषा और एक शक्तिशाली लेंस प्रदान करते हैं। ये वाकई एक गहरा सबक है। तो आज की हमारी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। रिक्स का मानना था कि बदलाव के लिए बाहरी दबाव यानी एक्सोजेनेटिक चेंज प्रिज्मी समाजों में औपचारिकता और विषमता जैसी समस्याओं को और बढ़ाता है। हाँ, बिल्कुल। और आज हम एक हाइपर ग्लोबलाइज्ड दुनिया में जी रहे हैं, जहां बाहरी प्रभाव, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, अर्थव्यवस्था हो या संस्कृति, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तेज हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि विकासशील समाज हमेशा एक और ज्यादा तीव्र प्रिज्मीय अवस्था में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं? ये $1 मिलियन सवाल है और यही विचार आज हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये बाहरी ताकतें, ये ग्लोबलाइजेशन हमें हमेशा के लिए इस प्रिज्मीय जाल में और उलझाएंगी, या फिर इन्हीं ताकतों को अगर सही तरीके से साधा जाए तो वे समाज के एकीकरण यानी तालमेल बिठाने में भी मदद कर सकती हैं और हमें इस प्रिज्म से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती हैं।